नमस्कार। आज की वीडियो में हम कदम वंश, होयसल वंश और काकतीय राजवंश के बारे में यहाँ पर समझते हैं। ये दक्षिण भारत में थे। कदम राजवंश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यह कर्नाटका का एक स्वदेशी राजा था जिसने कन्नड़ भाषा को फैलाने का बहुत बड़ा काम किया था। हजारों साल पहले की बात है जब भारत के बड़े हिस्से में पल्लव शासकों का राज हुआ करता था। उसी समय में एक ब्राह्मण युवक था जिसका नाम मयूर शर्मन था। वो कांचीपुरम में पढ़ाई करने के लिए आता है तो एक दिन उसकी कहासुनी एक अधिकारी से हो जाती है। उस अधिकारी ने उसका अपमान कर दिया। अक्सर स्कूलों में ऐसा होता है, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। तो ऐसे में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन वह अपमान कब तलवार में बदल गया कुछ कह नहीं सकते। तो उसने अपने मन में ठान लिया कि इस अधिकारी ने मेरा अपमान किया है तो मैं इसको कुछ न कुछ बन कर दिखाऊंगा। ऐसे अक्सर आजकल के युवा बच्चे भी करते हैं। जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचते वही बच्चा करता है। बाकी ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे ही अपना काम चलाते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। आज हम उसी कदम राजवंश के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। वो साम्राज्य जिसने कर्नाटका की अस्मिता को, कन्नड़ भाषा को नई पहचान दी थी। मयूर शर्मा नाम का ये छात्र, इसकी कहानी 4वीं शताब्दी की रही है। यह पल्लव राजवंश में पढ़ाई करने के लिए आया था। पल्लव अशोकशाला के पास किसी बात को लेकर विवाद हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। अक्सर स्कूल कॉलेजों में झगड़े होते हैं तो इसी तरह उस समय में भी झगड़ा हो गया था। एक घुड़सवार अधिकारी ने उसको कुछ बोल दिया कि तू शास्त्र पढ़, शस्त्र मत उठा। वही बात उसके दिल को चुभ गई थी। उस अधिकारी ने उसका अपमान कर दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से उसने अपना शास्त्र छोड़ दिए थे और शस्त्रों को धारण किया था। उसने अपनी जो शिक्षा थी अधूरी छोड़ दी और श्रीशैलम के जंगलों में जाकर घुड़सवारी, मतलब युद्ध नीति, सब कुछ उसने सीखना स्टार्ट कर दिया। और उसने क्या किया, जब वो अच्छी तरह सीख गया, दमदार हो गया, तो उसने क्या किया, पल्लव वंश के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उन पर धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने वनवासी के रूप में एक राजधानी बनाई। वर्तमान में ये जो राजधानी है उत्तरी कन्नड़ जिला में पड़ती है। यह प्रकृति की गोद में बसी हुई राजधानी थी, यानी जंगलों में थी। और वहीं पर इसने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। वास्तुकला की शैली वहीं से विकसित होती है और निखरती है। और इस समय कदम शिखर चला गया। उसके शासन काल में क्या हुआ था, होलीशेड एक शिलालेख है। होलीशेड एक शिलालेख है। उसी शिलालेख से इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और कुछ कन्नड़ ग्रंथ हैं, अब तो उनका भी अनुवाद कर दिया है दूसरी भाषाओं में, तो उन ग्रंथों से भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। कदम्बों के शासन और प्रशासन के बारे में अगर बात करते हैं तो कदम राजा जो बड़े वीर योद्धा होते थे, बल्कि वो कुशल प्रशासक भी रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता भी थी उनके अंदर। हालांकि वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन जो ग्रंथ हैं उनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शाखे मिलते हैं। और जैन धर्म ने भी इसको पूरा सम्मान दिया था। लेकिन कुछ बात अटपटी सी है, हर समझ में नहीं आती ये जैन धर्म का था या बौद्ध धर्म का था। तो इस प्रकार से कुछ अजीब सा है। अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो व्यापार, कृषि में भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। इनके जो सिक्के थे, जो कदम वंश ने सिक्के चलाए थे, यही उनकी समृद्धि का बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। न्याय प्रणाली भी ठीक थी, निष्पक्ष थी, राजा सब की बातों को सुनता था। फिर इसके साम्राज्यवाद का पूरा विस्तार हुआ। मयूर शर्मा के बाद एक और राजा हुए इनके, उसका नाम था कुकुशथ वर्मा। कुकुशथ वर्मा ये राजा भी हुए। उनके बाद जो ये कुकुशथ वर्मा थे, इसी के समय में यह राजवंश बहुत ऊपर उठ गया था। और इन्होंने गुप्तों के साथ भी विवाह के संबंध जोड़े थे उस समय में। हालांकि बाद में क्या हुआ, बादामी के जो चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य के उदय होने के बाद इनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होती चली गई, वे कमजोर होते चले गए। और यहीं से इनकी विरासत फिर खत्म होने पर आ गई। फिर मैं वही कहूँगी कि जो सत्ता में आता है वो फिर चला जाता है, कुछ समय के लिए होती है सत्ता। आगे चलकर गोवा के कदम्बों ने इन शाखाओं को सदियों तक चलाया। आज भी बनवासी में मधुकेश्वर नाम का मंदिर है। ये कदम वंश के बारे में। अब थोड़ा सा
इनका जो शासन था 345 ईस्वी से 525 ईस्वी तक चला। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। पहली राजधानी इसकी वनवासी थी, दूसरी राजधानी वाराणसी थी। 2 राजधानियां थी इसकी। इनका टाइम पीरियड था मयूर शर्मन का था 345 ईस्वी। पल्लवों के विरुद्ध जब इसने बहुत बड़े संघर्ष रचे थे, इनकी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुए थे। वो युद्ध पल्लवों के विरुद्ध युद्ध का संघर्ष चला था, वो 345 ईस्वी से 365 ईस्वी तक चला था। फिर आए काकुशथवर्मन। इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है कदमों के बारे में। तो उसका शासनकाल जो काकुशथवर्मन था उसका 435 ईस्वी से 450 ईस्वी तक रहा। फिर इनके शासकों में जो आगे आने वाले शासक थे उनका विभाजन हुआ, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो वनवासी अलग हो गया और वाराणसी का अलग हो गया। जो इनकी कैपिटल थी वो अलग अलग हो गई दोनों। तो उसका जो विभाजन काल था वो 450 ईस्वी से 485 ईस्वी तक चला। इसके बाद राजवंश प्रथम बादामी के चालुक्यों ने इनको हराना स्टार्ट कर दिया। अब कब्जा किसका था? अब बादामी के चालुक्यों का आने वाला था। जो राजवंश पतन हुआ था ना उनका, वो 525 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा था। यानी कि इनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। चालुक्यों ने अपना दबदबा बना लिया और ये हार गए। तो इस प्रकार से इनका भी पतन तय हो गया। दक्षिण भारत की बात है, यहाँ पर थे ये लोग। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं होयसल राजवंश के बारे में। जो होयसल राजवंश है, इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने भी। लेकिन जो पहले जो लोग होते थे जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे, तो कहीं कहीं के लोग आकर के मंदिरों में रहते थे। वहाँ उनको खाने पीने का या कुछ भी मतलब कि उनको मिल जाता था, उनको आश्रय भी मिल जाता था। आज की तरह मंदिरों की तरह दशा नहीं थी उस समय में। मतलब उस समय में एक अच्छी व्यवस्था थी। आज तो मंदिरों से में सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा होता है और लोग सिर्फ मंदिरों से पैसा ऐंठने की बात करते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में न्याय अच्छा होता था। यह एक ऐसा राजवंश था होयसल जो कि अलाउद्दीन खिलजी को भी कर दिया करता था उस समय में। आज हम उस राज्य के बारे में बता रहे हैं। वो साम्राज्य था जिसने पत्थर को भी जीवित कर दिया था। इस वंश की शुरुआत एक अद्भुत लोक कथा से मैं बताना चाहूंगी। अंगदी के एक मंदिर में शूलदत्त नाम का एक युवक अपने गुरु सुदत्त के साथ शिक्षा ले रहा था। अचानक जंगल में तो रहते थे ही, एक खूंखार बाघ वहां पर आ गया और उसने गुरु पर हमला कर दिया। गुरु ने चिल्लाकर अपने शिष्य से कहा, जिसका नाम था सुदत्त। होयसला का मतलब क्या है कन्नड़ में? इसका अर्थ होता है मारो साला। तो उस युवक ने बहादुरी से अपने गुरु की जान बचाते हुए बाघ को मार गिराया। और इसी घटना के बाद उस वीर युवक को इस वंश का होयसल वंश बन गया। द्वार समुद्र इसकी राजधानी रही है, कैपिटल थी। शुरुआत में इसकी राजधानी बेलूर थी, लेकिन बाद में इसने द्वार समुद्र, जिसे हम आज के टाइम में हेले बिंदु कहते हैं, वहीं पर इसने अपनी कैपिटल स्थापित कर ली। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक होयसल ने आधुनिक कर्नाटका में, थोड़ा सा तमिलनाडु में और थोड़ा सा यहाँ आंध्र प्रदेश में, ये दक्षिण भारत के राज्य है आज के, इन हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। कौन कौन से? होयसलों ने कुछ ही हिस्से थे, ज्यादा नहीं थे, छोटे छोटे थे, रजवाड़े से होते थे, उन्हीं पर यह लोग राज करते थे। आज की तरह अखंड भारत नहीं था उस समय में। विष्णुवर्धन इस वंश का, उन्होंने चोलों को हराकर तलकाडु पर विजय प्राप्त कर ली थी और उन्होंने अपनी शक्ति का लोहा चोलों को दिखाया था उस समय में। इसी तरह से ना इन रजवाड़ों में राज्यों को लेकर हमेशा ही लड़ाई चलती रही है, क्योंकि उस समय में कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था। क्योंकि जिसके अंदर शक्ति होती थी, जिसके पास पैसे की पावर होती थी और जिसकी सेना की पावर होती थी, वही लोग यहाँ पर उस समय में राज करते थे। उस समय में गाजर मूली की तरह आदमी को काट देते थे। होयसलों ने पत्थरों पर भी कुछ कविताएं लिखी हुई हैं दक्षिण भारत में। उन्होंने बड़ी बारीक नक्काशी की है मंदिरों के ऊपर, छोटे छोटे टुकड़े लगा करके। मतलब शिल्प कला इतनी विकसित थी कि बहुत सुंदर ढंग से उनके जो होयसल के जो मंदिर बनाए जाते थे, उनके मंदिरों पर तारे जैसी
चबूतरे बने हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था उनका? चेन्नकेशव मंदिर। एक मंदिर सोमनाथपुरा में था। जो ये मंदिर सोमनाथपुरा में है उसको यूनेस्को में धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। और इनकी जो मंदिरों की दीवार पर बड़ी ही संजीव सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके बाद एक राजा हुए थे जिसका नाम था वीरबलाला। उसका दौर बड़ा चुनौतियों भरा रहा था, राजा वीरबलाला का। उस समय में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का राज था और उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने दक्षिण भारत को जीतने का अभियान छेड़ रखा था। भले ही इस युद्ध में किसी का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन राजधानी को पूरी तरह से लूट लिया गया था होयसलों की। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दक्षिण की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत से युद्ध लड़े। आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव होयसलों ने ही रखी थी। होयसल भले ही युद्धों के बीच रहा हो, लेकिन उसकी वास्तुकला और उसकी संस्कृति आज भी जीवंत है। जब हम बेलूर के मंदिरों में जाते हैं तो उसकी मिट्टी में होयसलों की अमिट छाप है। अब थोड़ा सा वारंगल के काकतीय राजवंश पर भी मैं थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यह भी शौर्य, अद्भुत इंजीनियरिंग और एक महिला शासक की कहानी है। काकतीय राजवंश वारंगल के अजय योद्धा थे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में देती हूँ। दक्षिण भारत के साम्राज्य में जिसने न केवल दिल्ली के बड़े बड़े सल्तनतकारों को हिलाकर रख दिया था, पत्थरों पर तराशे गए कोहनूर जैसा हीरा रामप्पा मंदिर इन्होंने ही दिया था काकतीय राजवंश ने। काकतियों ने अपनी राजधानी जो थी, कैपिटल थी, वो वारंगल को बनाया था। उस समय उसको औरंगल कहा जाता था। वहीं पर इसने बहुत बड़ा किला भी बनवाया था जिसमें पत्थर की दोहरी दीवारें थी और किले में एक प्रवेश द्वार भी था। इस शैली को काकतीय कलाथोरणम कहा जाता है और ये तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में। एक रानी थी, वह महिला बड़ी ही शक्तिशाली थी। पिता का नाम गणपति देव था, उसका कोई पुत्र नहीं था। तब उसने कार्यभार संभाला था और उसने अपनी जो उसका पिता था, उसने अपनी पुत्री को बड़े ही प्यार से लड़कों की तरह पाला था और सारे शासन की भागदौड़ अपनी लड़की रुद्रमा को दे दी। वो जो लेडीज थी उसने पुरुष वेश धारण कर रखा था और पुरुष वेश में ही वो युद्ध लड़ी थी। मार्को पोलो जो इतिहासकार था, उसने उसकी इतिहास में बहुत ही तारीफ की है महिला की। और उस समय में जो मंदिर था उसमें ऐसी इंजीनियरिंग की गई है, कलाकृतियां की गई है उसमें। जो ये रामप्पा मंदिर है उसे कोहिनूर कहा गया है। काकतीय राजवंश केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि वो महान कलाकारी भी थे। जो रामप्पा मंदिर है उसकी कलाकारी इतनी बारीक है, छोटे छोटे स्टारों से उस मंदिर का निर्माण किया गया है। बीच में सुई जैसा धागा भी निकाला गया है और मंदिर की छत जो है वो तैरने वाली ईंटों से बनी हुई है। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हीरा है। इसी राजवंश ने गोलकुंडा से प्राप्त किया था। काकतीय राजवंश भद्रकाली की पूजा करते हैं। सिंचाई तालाब वगैरह भी वो अच्छे रखते हैं। फिर 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी सेना चढ़ा दी और उसको अपने अधीन कर लिया, यानी कि विजय कर लिया। उनके साथ उनका युद्ध हुआ था और विश्वासघात करके एक घेराबंदी की, उनका साम्राज्य का पतन हो गया। काकतीय राजवंश भले ही इतिहास के पन्नों से मिट गया हो, लेकिन उसकी कलाकृतियां आज भी मंदिरों के रूप में दिखाई देती हैं और इसको भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। जो काकतीय रामप्पा मंदिर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ले लिया गया है। और ये वंश काकतीय राजवंश 1295 से 1323 तक इन्होंने अपना आधिपत्य रखा था। और कुछ और होयसल के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कुछ। होयसल राजवंश जो 1026 से 1343 ईस्वी तक चला था। कैपिटल बेलूर थी। होयसल वंश की स्थापना मैसूर यहाँ कर्नाटका में पड़ता है। यहाँ पर गंगवाड़ी पहाड़ है, यहीं पर उसकी पर्वतीय क्षेत्रों में ही उसने अपना, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगल होते हैं उनमें उसने रहना स्टार्ट कर दिया था। वहीं पर उसने जो भी तीरंदाजी, जो भी शिक्षा दीक्षा है वो यहीं पर ली थी उसने। और इसकी गंगवाड़ी के पर्वत क्षेत्रों में था और इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और समुद्र द्वार इनकी कैपिटल रही है। वर्तमान समय में ये हैलेबीड कर्नाटक राज्य में यहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। इसका
उसका लास्ट शासक बलात तृतीय रहा है और अलाउद्दीन खिलजी को वो कर दिया करते थे। और जानकारी इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? होशेल के बारे में हेले विडू बैलून से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इन शासकों के बारे में मैं जय हिंद।